राधे राधे बच्चों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम जानेंगे पवन के द्वारा बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने जाना कि भू आकृति कारक 5 प्रकार के होते हैं: नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल और समुद्री तरंगे। ठीक है, तो आज हम पवन पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि ये अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण किस प्रकार से करती है। ठीक है, अपर्दन करती है अपवहन के रूप में। अपवहन इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, मतलब जब पवन अपने साथ रेत के कणों को उड़ाकर ले जाती है, ये प्रोसेस कहलाती है अपवहन। अपघर्षण अभी तक हमने जाना, अपने साथ उड़ा करके जो कंकड़ पत्थर ले जाएगी। ये कंकड़ पत्थर उड़ करके जिस चट्टान से टकराएंगे तो ये कंकड़ पत्थर उस चट्टान को तोड़ने लगेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाएगी अपघर्षण। फाइनली इसमें सन्निघर्षण, एट्रिशन। ये कंकड़ पत्थर जो हवा में उड़ते हैं, ये आपस में टकरा कर क्या होते हैं, चूर्ण रूप में बदल जाते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस कहलाएगा सन्निकर्षण। ठीक है, तो अपरदन बेसिकली 3 प्रकार से होता है, इसमें भी अपवाहन का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इसमें परिवहन किस प्रकार होता है। फर्स्ट है इसमें निलंबन, सस्पेंशन। देखिए, इसमें साइज मैटर करेगा। 0.2 मिलीमीटर से छोटे साइज के जो कण होते हैं वो हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है निलंबन। साइज देख लो, 0.2 मिलीमीटर से कम। ठीक है, और 0.2 मिलीमीटर से बड़े आकार के कण जो है वो फुदक फुदक कर चलते हैं। ठीक है, लुढ़क लुढ़क कर चलते हैं। और ट्रैक्शन के अंतर्गत जो बड़े पदार्थ होते हैं वो सतह पर लुढ़कते हुए चलते हैं। ठीक है, इसमें साइज बहुत बड़ा मैटर करता है। तो इस प्रकार परिवहन कार्य 3 प्रकार से होता है: निलंबन, कर्षण और लुढ़क कर, सॉर्टेशन। ठीक है, फाइनली इसमें निक्षेपण। हवा की रफ्तार जैसे ही कम होगी और सामने अगर कोई अवरोध आ गया तो वहां पर जो भी पदार्थ ये उड़ाकर ले जा रहे हैं, लुढ़क कर ले जा रहे हैं, ये उसे वहां पर डिपॉजिट कर लेंगे। तो इस प्रकार पवन अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। तो आइए जानते हैं कि पवन के द्वारा अपर्दनात्मक स्थल रूप कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपोहा बेसिन या वातकट, डिफ्लेशन बेसिन और ब्लो आउट। देखो, मरुस्थलीय क्षेत्रों में या तो आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, और या फिर बड़े बड़े वातकट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन विशाल गड्ढों को ही अपवहन बेसिन या वातगर्त कहा जाता है। ठीक है, इसे पवन गर्त भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हवाएं क्या करती हैं, हवाएं इस स्थान की मिट्टी को उड़ा करके दूसरी जगह ले जाती हैं और इस जगह पर क्या होते हैं, विशाल गड्ढे हो जाते हैं। कई बार जो ये गड्ढे हैं, इनकी जो गहराई है वो समुद्र तल से भी कई मीटर नीचे हो जाती है। ठीक है ना, समुद्र तल से भी ये कई मीटर नीचे चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े, इतने गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों को ही क्या कहते हैं, अपवाहन बेसिन कहते हैं। इन पवन गर्त को संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट प्लेन्स में बफेलो वालोस कहते हैं और मंगोलिया में पांकियांग कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंजेलबर्ग। देखिए, मरुस्थलीय भाग में पवन का काम क्या होता है, यहाँ की रेत को उड़ा करके दूसरी जगहों पर ले जाना और इस तरीके से दूसरी जगहों पर सैंड ड्यून्स बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से मरुस्थलीय भाग में पवनें क्या करती हैं, रेत कणों को उड़ा कर ले जाती हैं। ठीक है, लेकिन यदि मरुस्थलीय भाग में कोई ठोस चट्टान मौजूद है तो पवन इस चट्टान के रेत कणों को उड़ाकर नहीं ले जा सकती। ठीक है, क्योंकि चट्टान के कण आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो इस प्रकार के टीले बचे रहते हैं, ठीक है, इन टीलों को ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। ये कठोर चट्टान के टीले ऐसे लगते हैं जैसे सागर स्थित कोई द्वीप हो, क्योंकि कमजोर चट्टानों की रेत को पवन तो आसानी से उड़ा ले जाती है, लेकिन कठोर चट्टान की रेत को पवन काट कर नहीं ले जा सकती। ठीक है, इसीलिए टीले जो है खड़े रहते हैं और इन छोटे छोटे ऊंचे टीलों को ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो ये ऊपर उठे हुए भूभाग है, ये कठोर चट्टानी संरचना है जिसे पवन जो है अपरदित नहीं कर सकी। ठीक है, इन टीलों को ही इंसेलबर्ग कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें छत्रक शिला, मशरूम रॉक। देखिए, मरुस्थलीय भाग में अगर चट्टानों की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि ऊपर बहुत ही हार्ड रॉक है और नीचे की चट्टान बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो पवन क्या करती है, इन चट्टानों को आसानी से काट ले जाती है। ठीक है, लेकिन ऊपर की चट्टान को उतनी आसानी से नहीं काट सकती। ठीक है, या उसका कम अपर्दन होता है। तो इस प्रकार नीचे की चट्टान का निरंतर अपर्दन होते रहने की वजह से उनकी आकृति कैसे होती है, मशरूम की तरह। आपने मशरूम देखा ना, कैसे होता है, ऊपर छत्ता होता है और नीचे उसकी डंठल होती है। तो नीचे का पोर्शन कमजोर चट्टानी संरचना है, ठीक है, जिसका अपर्दन होता रहता है।
ठीक है, अपर्दन होते रहने से नीचे की कमजोर संरचना पतली होती जाती है, लेकिन ऊपर उसके क्या है, कठोर चट्टानी संरचना है जिसका अपर्दन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उसकी आकृति कैसे होती है, मशरूम की तरह। ठीक है, इसे सहारा मरुस्थल में गारा कहा जाता है और जर्मनी में पिट्सफेल्सन कहा जाता है। किसे, छत्रक शिला को। ठीक है, इस प्रकार की चट्टान को पेडेस्टल शेल भी कहा जाता है। आप इस चित्र में मशरूम रॉक की आकृति देख सकते हैं, मतलब ये कठोर चट्टानी संरचना है और ये मुलायम संरचना आसानी से कटने लगी है। ठीक है, तो इसकी आकृति मशरूम की तरह हो गई है। नेक्स्ट है इसमें भूस्तंभ। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर फिर से कोई कठोर संरचना के नीचे अगर मुलायम संरचना वाली चट्टान मौजूद है, ठीक है, लेकिन इस बार क्या होता है, कंडीशंस ऐसी है कि इस कठोर संरचना के कारण नीचे की मुलायम संरचना बच जाती है। इन केस अगर बच जाती है तो उसकी आकृति कैसे होती है, एक स्तंभ के रूप में। ठीक है ना, एक स्तंभ के रूप में होती है, क्योंकि ऊपर की कठोर संरचना ने क्या कर दिया, नीचे की मुलायम संरचना का अपर्दन होने से बचा लिया। अगर इस प्रकार की कंडीशंस आती है तो वो भूस्तंभ बन जाती है। आप इस पिक में देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की कठोर संरचना के कारण नीचे की ये मुलायम संरचना बच गई, अपर्दन होने से बच गई। वहीं आपने मशरूम रॉक में क्या देखा था, नीचे की मुलायम संरचना आसानी से बहुत तेजी से कट रही थी और उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम होती जा रही थी। ठीक है ना, तो वो एक मशरूम का रॉक ले रही थी, लेकिन यहाँ पर ऊपर की कठोर संरचना ने नीचे की संरचना का अपरदन होने से बचा लिया और वो एक स्तंभ के रूप में खड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार की आकृति भूस्तंभ कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें ज़्यूगेन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर रूप में अगर फैली हैं, तो कई बार क्या होता है, अपक्षय और वायु के अपरदन के द्वारा कुछ अजीब प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती हैं। ठीक है, अपक्षय के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स और फिर वायु के अपवाहन की प्रोसेस के कारण यहाँ की कमजोर चट्टान आसानी से कटने लगती हैं और ये एक ढक्कनदार दवात के रूप में सामने आती है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, ज़्यूगेन कहलाती है। और ये कंडीशंस तब बनती है जब चट्टानों की संरचना कैसी है, क्षैतिज अवस्था में है। ठीक है, वो एक दूसरे के समानांतर है, क्षैतिज अवस्था में है। ठीक है, आप इस पिक में देख सकते हैं, परतों का विस्तार क्षैतिज अवस्था में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कमजोर संरचना है वो शुरुआत में अपक्षय और फिर वायु के अपवाहन के प्रोसेस के कारण, अपघर्षण के कारण, सन्निघर्षण के कारण उन्होंने क्या कर दिया, इस कमजोर जो चट्टान है उसका अपरदन शुरू कर दिया और इसका अपरदन एक ढक्कनदार दवात की तरह, उल्टे ढक्कनदार दवात की तरह हो गया। ठीक है, इस प्रकार की आकृति को कहा जाता है ज़्यूगेन। नेक्स्ट है इसमें यारडांग। ठीक है, ये ज़्यूगेन का बिल्कुल उल्टा है। ज़्यूगेन में कंडीशंस क्या होती हैं, चट्टानों की संरचना एक दूसरे के क्षैतिज होती है, समानांतर होती है। लेकिन यारडांग में चट्टानों के जो स्तर हैं, कमजोर और कठोर चट्टानों के जो स्तर हैं वो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, लंबवत होने की कंडीशंस में कमजोर चट्टानें आसानी से कट जाती हैं। ठीक है, और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ इन क्षेत्रों में क्या होती है, एक इस प्रकार की आकृति डेवलप होने लगती है। ठीक है, जिसमें से कमजोर चट्टानों का तो आसानी से अपरदन हो जाता है, लेकिन जो कठोर चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, वो लंबवत खड़ी रहती हैं। इस प्रकार एक ऊर्ध्वाधर आकृति यहाँ पर सामने आती है, तो इस आकृति को यारडांग कहा जाता है। ठीक है, आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये कठोर चट्टानों के स्तर हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में कोमल चट्टानों के स्तर मौजूद थे, जिसे पवन अपने साथ क्या कर दिया, उड़ा के ले गई। ठीक है, तो जिसके कारण इस प्रकार की स्थलाकृतियां डेवलप होने लगी। ठीक है, क्योंकि बीच में पवनों ने क्या कर दिया, अपरदन कर दिया, और ये हुआ कठोर और कमजोर चट्टानों के लंबवत स्तर के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को कहते हैं यारडांग। नेक्स्ट है इसमें ड्राई कंडर। देखिए, मरुस्थलीय भाग में ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि पवन सिर्फ इसी दिशा में बहेगी या फिर इसी दिशा में बहेगी। ठीक है, वो चारों ओर से किसी भी दिशा में बह सकती है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशंस में अगर यहाँ पर कोई पत्थर मौजूद होगा तो चारों ओर से पवनों का अपरदन इसमें सामने आ सकता है। ठीक है, इसमें जो चट्टान है, जो पत्थर है, उसकी आकृति जो है वो कई दिशाओं से आने वाली पवनों के कारण चतुष्फलक भी हो सकती है। ठीक है, अनेक फलकों की हो सकती है, मतलब उसके बहुत सारे फलक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण ऐसा ही होता है कि अगर 3 फलक वाला बोल्डर है, 3 फलक मतलब कुछ इस तरीके का सामने हो सकता है। ठीक है, 1, 2 और 3, तो 3 फलक वाले बोल्डर को कहते हैं ड्राई कंडर।
और 8 फलक वाले बोल्डर को कहते हैं वेंटिफैक्ट, ठीक है, जिसमें और ज्यादा मतलब जिसमें जितने ज्यादा कोने होंगे, ठीक है, 8 फलक, तो 8 फलक में क्या होंगे, उतने ज्यादा कोने होंगे, ठीक है, तो उस फलक वाले बोल्डर को कहते हैं वेंटिफैक्ट। और 3 फलक वाले बोल्डर को कहते हैं ड्राई कंडर, ठीक है, क्योंकि पवनें क्या कर रही हैं, सभी दिशाओं से यहाँ पर बह रही हैं, ठीक है, तो वो हर दिशा से क्या करती हैं, अपर्दन करने का प्रयास करती हैं, तो इसके कारण उनके बहुत सारे फलक सामने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पुल तथा खिड़की। आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि कमजोर चट्टान का आसानी से अपर्दन हो जाता है और वहां के कण आसानी से क्या होते हैं, हट जाते हैं, ठीक है, और जो मजबूत चट्टान है वो ज्यों की त्यों रहती है और इसकी आकृति एक विंडो की तरह हो जाती है, ठीक है ना, एक विंडो की तरह हो जाती है। तो इस प्रकार की आकृति जब बनती है तो उसे पुल तथा खिड़की कहा जाता है, ठीक है। ब्रिज मतलब ये ऊपर से ब्रिज का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर पवन जो है अपवहन के द्वारा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, ठीक है। पवन रेत के कणों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाती है और चूंकि यहाँ का इलाका बहुत ही शुष्क होता है, ठीक है ना, तो चट्टानों के जो कण है वो आसानी से अपनी जगह छोड़ने लगते हैं और पवन उन छूटे हुए कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिसके कारण वो चट्टान धीरे धीरे क्या होती है, अपवर्दित होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हम जानते हैं पवन के द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूप। इसमें सबसे पहले है बालू का स्तूप, ठीक है, सैंड ड्यून्स। आप इस पिक में देख सकते हैं पवन के द्वारा सैंड ड्यून्स का निर्माण किया गया है, इन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। और ये सैंड ड्यून्स परमानेंट नहीं होते हैं, अभी पवन का झोंका आएगा और वो इस क्षेत्र से इस यहाँ की मिट्टी को उड़ा करके दूसरी जगह ले जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ऊंचा टीला आपको दिख रहा है, हो सकता है यहाँ की सारी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर यहाँ पर पवन गर्त का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थलाकृतियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, ठीक है। तो एक प्रमुख आकृति जो बनती है वो है बालू का स्तूप की। ये स्तूप भी दो प्रकार के होते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप लॉन्जिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स और दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ठीक है। और इसी ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स का जो परिष्कृत रूप है उसे बरखान भी कहते हैं। आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहला इसमें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। देखिए मान के चलिए यहाँ पर कोई क्या है, बहुत ही कठोर चट्टान है, ठीक है, और पवन की दिशा यहाँ से बह रही है, तो वो अपने साथ लाए हुए जितने भी जो रेत के कण हैं, ठीक है, वो इस पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर इस डायरेक्शन में लंबे लंबे रूप में इसको डिपॉजिट करने लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार पवन की दिशा के समानांतर निर्मित बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है, लॉन्जिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स, ठीक है। लंबाई ये बहुत ही लंबे लंबे विस्तृत होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कठोर संरचना के दोनों ओर बहुत ही लंबे लंबे बालुका स्तूपों का निर्माण हो जाएगा। तो लॉन्जिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के सैंड ड्यून्स को सहारा में गासी या कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर एक सैंड ड्यून्स ऐसे बना तो दूसरा सैंड ड्यून्स भी ऐसे बनता है, इस प्रकार लंबे लंबे निर्मित सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सैंड ड्यून्स हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो पोर्शन है वो एक कॉरिडोर के रूप में बन जाता है, ठीक है। और इसको सहारा में कॉरिडोर या गासी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के लंबे लंबे सैंड ड्यून्स वहां पर बनते हैं, इन्हें रैखिक स्तूप भी कहते हैं, लीनियर ड्यून्स, रेत कटक, सैंड रिज, सीफ या अलप स्तूप भी कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें सीफ नाम बड़ा प्रसिद्ध है, लॉन्जिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स को क्या कहा जाता है, सीफ, लंबे लंबे कटक बनते हैं लेकिन पवन की दिशा के समानांतर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। देखिए इसमें जो बालुका स्तूप का निर्माण है वो पवन की दिशा के समकोण पर बनता है, ठीक है ना। लॉन्जिट्यूडिनल में क्या हो रहा था, पवन की दिशा के समानांतर बन रहे थे और यहाँ पर पवन की दिशा के समकोण पर सैंड ड्यून्स बनते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का ही एक रूप है बरखान, इनका आकार चाप की तरह होता है या अर्धचंद्राकार की तरह होता है, ठीक है। इसमें पवन की चलने की दिशा कैसी है, इस तरीके से है, तो पवन की चलने की दिशा के समकोण पर जो स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्तूपों का निर्माण अलग तरीके से होता है, जैसे नेपखा स्तूप है, ठीक है, ये झाड़ियों के पीछे निर्मित होते हैं। लूनेट स्तूप है, ये रेगिस्तान के छोटे गर्तों के पीछे नवचंद्राकार स्तूप है। तारा स्तूप,
3 से अधिक बाहर निकली भुजाओं वाले स्तूप तारा स्तूप कहलाते हैं। व्हेल बैक स्तूप, मोटी रेत से निर्मित स्तूप व्हेल बैक कहलाते हैं। द्रास, व्हेल बैक स्तूप का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? द्रास कहलाता है। और इसमें जो प्रमुख निक्षेपात्मक स्थल रूप है वो है लोयस का मैदान। ठीक है, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेपों से निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। कुल मिला के जिसमें न तो कोई स्तूप बन रहा है और न ही किसी प्रकार के गर्त का निर्माण हो रहा है, बल्कि पवनों के द्वारा जब अगर एक समतल मैदान का निर्माण हो जाए तो उस समतल मैदान को क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। लोयस का नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोयस नामक ग्राम के आधार पर किया गया है, जहां पर लोयस के समान ही मिट्टी के निक्षेप पाए गए थे। ठीक है, तो लोयस बेसिकली क्या है? मिट्टी के निक्षेप हैं जिन्हें हवाओं के द्वारा निक्षेपित किया जाता है। नदी के द्वारा नहीं, हवाओं के द्वारा निक्षेपित मिट्टी के जमाव लोयस कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। पहला है इसमें उत्खात स्थलाकृति, बैडलैंड टोपोग्राफी। देखिए, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनका नामकरण ही इस आधार पर किया जाता है जहां पर बारिश की मात्रा साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो वो क्षेत्र मरुस्थल बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां बारिश होती नहीं है। जब कभी बारिश होती है, बहुत ही आकस्मिक बारिश होती है। ठीक है, और इसके कारण वहां पर अचानक से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वेदरिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, वेदरिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है। दिन में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन रात में तापमान जो है शून्य के आसपास तक चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक अपक्षय की कंडीशंस बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होती है? चट्टानों में क्रैक्स पाए जाते हैं, चट्टानों में दरार पाई जाती है। ठीक है, तो जब कभी आकस्मिक बाढ़ आती है तो वो इन कमजोर दरारों को आसानी से तोड़ने लगती हैं। ठीक है, और इसके कारण आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो जो मजबूत चट्टानें हैं वे तो खड़ी रह गई हैं, लेकिन कमजोर चट्टानें बाढ़ के पानी के द्वारा आसानी से अपरदित हो जाती हैं। ठीक है, और पूरा धरातल उबड़-खाबड़ हो जाता है। मतलब कहीं पर कठोर चट्टान है और अचानक से फिर समतल मैदान है, फिर कठोर चट्टान आ जाती है, तो इस प्रकार पूरा क्षेत्र जो है वो उबड़-खाबड़ बन जाता है। तो इस प्रकार के स्थलाकृति को कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। नाम से स्पष्ट है कि बैड मतलब ना वो रहने लायक होती है, ना वो कृषि लायक होती है, किसी प्रकार के लायक नहीं होती है। ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी। नेक्स्ट है इसमें प्लाया। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर किसी पर्वत श्रेणी के बीच में जो बेसिन इलाका है उसे कहते हैं बाल्सन। ठीक है, बाल्सन। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होती है? मौसमी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही अल्पकालिक होती है। तो यहाँ से नदियां निकलकर इस बाल्सन में जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो एक अल्पकालिक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस बेसिन को क्या कहा जाता है? बाल्सन कहा जाता है। आप इस पिक में भी देख रहे हैं। ठीक है, ये पर्वतीय अग्रभाग है, पर्वतीय इलाके हैं। ठीक है, तो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। तो यहाँ से जो मौसमी पानी आएगा, वर्षा का जल आएगा, तो उस वर्षा के जल के कारण जो एक झील बनेगी, झील का निर्माण होगा। लेकिन बाद में क्या होता है? पानी सूखने लगता है, गर्मी बहुत है ना, तो पानी सूखने लगता है और ये जो झील दिख रही थी वो समाप्त होने लगती है। ठीक है, जिसके कारण बाल्सन की जो तली में नमक और सिल्ट के निक्षेप पाए जाते हैं। जैसे ही पानी सूखा तो यहाँ पर क्या बच गया? नमक और सिल्ट के निक्षेप, नमक और सिल्ट के निक्षेप बन गए। ठीक है, तो इन निक्षेपों के कारण बाल्सन की जो तली है वो लगभग सीधी और काफी ऊंची हो जाती है, क्योंकि पानी तो गायब हो गया। ठीक है, पानी तो गायब हो गया, तो पानी के गायब होने के कारण वहां पर नमक और सिल्ट के निक्षेप जमा हो जाते हैं, और नमक और सिल्ट के निक्षेप से निर्मित इस समतल भूमि को ही प्लाया कहा जाता है। ठीक है, मतलब पर्वतीय भाग में जो बीच में बेसिन थी, बाल्सन थी, उसकी तली में नमक और सिल्ट के निक्षेप से निर्मित समतल सतह को ही क्या कहा जाता है? प्लेया कहा जाता है। ठीक है, ये समतल भूमि होती है, नमक और सिल्ट की समतल भूमि होती है, उसमें पानी नहीं होता। जिस प्लेया में नमक की मात्रा ज्यादा होती है उसे कहा जाता है सेलिनास। उस प्लेया को क्या कहा जाता है? सेलिनास। किसे कहा जाता है? जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इस प्लेया को सहारा में दूसरे नाम से पुकारा जाता है, शट। ठीक है, और अरब के रेगिस्तान में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? अरब के रेगिस्तान में से पुकारा जाता है खबारी नाम से। ठीक है ना, तो एग्जाम्स में आ सकता है। अरब के रेगिस्तान में से खबारी कहा जाता है और सहारा में से शट नाम से जाना जाता है।
इस रेत और सिल्ट के निक्षेप से युक्त समतल जमीन को प्लेया कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें बजाडा। देखो जो पर्वतीय अग्रभाग है और नमक और सिल्ट से निर्मित जो समतल भूमि है उसके बीच में एक मंद ढाल वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, तो इस मंद ढाल वाले भाग के निचले वाले पोर्शन को बजाडा कहा जाता है। ठीक है, निचले वाला पोर्शन जो कि प्लेया से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये प्लेया का पोर्शन है। प्लेया मतलब जो नमक और सिल्ट की जो समतल भूमि है वो प्लेया है। ये पर्वतीय अग्रभाग है। ठीक है, इनके बीच में एक मंद ढाल है। ठीक है, और इस मंद ढाल वाले मैदान का निचला पोर्शन बजाडा कहलाता है, जो कि प्लेया से जुड़ा हुआ होता है या प्लेया के नजदीक होता है। आप इसे इस तरीके से आप समझ लीजिए। और पर्वतीय अग्रभाग और नमक और सिल्ट के निक्षेप से निर्मित जो ये प्लेया है उसके बीच में जो ये मंद ढाल वाला मैदान है, इसके निचले पोर्शन को क्या कहते थे? बजाडा। और इसी मैदान के ऊपरी वाले पोर्शन को कहा जाता है पेडिमेंट। ठीक है, अपरदित सतह होती है। ठीक है, निचला भाग कहला रहा है बजाडा और ये कहलाता है पेडिमेंट। ठीक है, ये जो मंद सतह वाली भूभाग है पेडिमेंट। ठीक है, ये हो गया प्लेया। तो ये हो गया जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुल्ली।